जो कि आज के दिन 15,000 बच्चों के लिए या उससे थोड़ा ज़्यादा बहुत खुशी का पल होगा। एक ऐसा पल जहाँ पे उनको ये लगे कि बस उनके सपने से वो बस 2 ही कदम दूर हैं। और कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको फिर से वही सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कितना दूर हूं अपने सपने से। ये पल जो है, जो आज के दिन जब रिजल्ट आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, एक डिसाइडिंग फैक्टर है। कई जो, जैसे मैंने कहा कि जिनको ये लग रहा हो कि बस 2 ही कदम आगे जाना है, और उनके लिए अब वक्त आ गया है कि एक सोच अपनाएं, एक स्ट्रैटेजी अपनाएं, जिस पे आज हम बात करेंगे। बट सिर्फ उनके लिए बात नहीं करना है, सबसे पहले हमें उनसे बात करना है जिसे आज इस पल में लग रहा है कि वो कितने दूर हैं अपने उस सपनों से जो कि उन्होंने देखना शुरू किया था 1-2 साल पहले। चलिए, आज मैं डॉक्टर दीपान्विता और उत्कर्ष सर बात करते हैं रिजल्ट और उसके आगे और क्या। तो उत्कर्ष सर, सबसे पहले रिजल्ट पे आएंगे। रिजल्ट ये जरूर बताता है कि कितने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं मेंस लिखने के लिए, बट ये भी बताता है कि कितने लोगों को ये सपना आगे और देखना है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जिनको वो नाम नहीं दिख रहा है उस लिस्ट पे? उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा, आप लोग एग्ज़ाम की नेक्स्ट स्टेज में भले ही ना पहुँचो, लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में ज़रूर पहुँचे हैं। क्योंकि जो फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस, एक छोटी सी लाइन है। वहाँ पे मेरा कहना ये रहेगा कि आप लोगों को अभी लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ से प्लान बी के बारे में सोच लेना चाहिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार फिर से वही साइकिल रिपीट करना, पिछले साल भी यही हुआ था, मल्टीपल प्रीलिम्स फेलियर। नाउ इन दिस सिचुएशन सिर्फ एक सजेशन रहेगा, मैम जब भी लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है तो उसमें हमें ठहराव की ज़रूरत होती है। तो जस्ट रिलैक्स, अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट बी इन द टॉकेटिव स्टेज, वो ज़्यादा ज़रूरी है। टॉक टू द राइट पीपल। ना राइट पीपल वो कौन है? क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि किससे जाके अपनी बात करें। घर तो जा नहीं सकते हैं, लोग पूछेंगे, दोस्त से बात नहीं करना है, अकेले रहने में वही सपना खाने के लिए आता है, तो किससे बात किया जाए अभी? मैम 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। अगेन फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव अ फ्रेंड सर्कल, या एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप यूपीएससी छोड़ के बाकी सारी बातें करते हो, और आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप उससे बात करिए। सेकेंड, इस पूरी प्रिपरेशन साइकिल में यू विल गेट सम पीपल, ठीक है, जिसमें से मैं भी खुद को बोल देता हूँ उनमें से हूँ। जब रिजल्ट आता है मैम, जनरली मेरी रात उन बच्चों से बात करने में चली जाती है जिनका नहीं होता है। मैं सबको रीच आउट नहीं कर पाता, बट एट द सेम टाइम मेरे जैसे कई लोग हैं। इफ़ यू जस्ट फाइंड द राइट पीपल विद इन द कम्युनिटी, एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एट आवर श्रीराम साइज वी हैव द राइट पीपल ओवर हेयर एज वेल। मेंटोर्स की पूरी टीम है, मैं भी रहता हूँ लेट इवनिंग तक। तो सो इफ़ इन एनी केस इफ यू फील टू रीच आउट, you can come at us as well at any time. So basically be in the talkative stage, और वहाँ पे बात क्या करनी है वो भी ज़रूरी है। बात ये करनी है कि क्या आपके साथ यूनिक कुछ हुआ है। मैं भी उस दौर से गया हूँ, मैं प्रीलिम्स फेल्ड कैंडिडेट भी रहा हूँ, मैं वन ऑफ द अटेम्प्ट्स मेरे। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या करनी है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट क्रिप कि मेरा नहीं हुआ, जस्ट सी कि इस साल क्या नया किया था, कितने पास से रह गए, अब और क्या चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इस प्रिपरेशन में रहना है तो एक पॉजिटिव लाइट आपको दिखेगी। ये समय दैट इज जून ऑनवर्ड्स टिल दिसंबर, इट्स अबाउट द मेंस। तो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है मैम, चाहे वो आपका ऑप्शनल हो पीएसआईआर या किसी और का ऑप्शन हो, कोई सा भी ऑप्शन, बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर। वो मेंटल मेकअप ना आज तय होगा जिसको अटेम्प्ट देना है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर जैसा हम बोलते हैं ना, फेलियर्स पे बनता है। तो आज ही तो कैरेक्टर शो करने का टाइम है, आज ही तो वो अंदर से दिखाना है कि नहीं यार, जो ऑफिसर मैं बनूंगा वो कहीं से भी प्रेशर आ जाए मैं परफॉर्म करूंगा। तो जस्ट टेक दिस फेलियर एज अ प्रेशर एंड जस्ट टॉक विद द पीपल। तो इफ आई हैव टू समराइज इट, रिजल्ट आया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जल्दी में कुछ सोचना है। अभी वक्त जो है किसी से बात करने का है, और ये बात मतलब
यू हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स, नॉट अबाउट कि इसके बाद क्या करना है, क्या हम छोड़ दें, क्या हम कुछ और सपना देखें, क्या मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस घर चले जाएं, या फिर से इसी प्रक्रिया में एक और अटेम्प्ट दें। ये वक्त उस डिसीजन का नहीं है। टेक योर टाइम फॉर दिस। अभी वक्त ये है कि क्या हुआ था, क्या मैं 1-2 मार्क्स से छूटा, या क्या मैं कुछ और कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया, क्या मेरे में वो है कि भाई वो जो एक्स फैक्टर नहीं होता है कि भाई उस पर थोड़ा ज़्यादा अगर मुझे फोकस करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा। दिस इज द टाइम टू थिंक ऑन दोज लाइन्स, क्योंकि ये वक्त आपको वापस नहीं मिलने वाला है। वो वक्त, एज आई सेड, हेराक्लिटस ने कहा था ना, यू नेवर स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, सेम रिवर ट्वाइस। तो ये वक्त निकल जाएगा। तो ये वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करना है, एक अच्छे तरह सोचना है कि क्या चूका था। अब आते हैं एक यूनिक कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, जो कि पास तो कर गए बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं है मेंस के बारे में। उनको लगा ये था कि वो नहीं होने वाले हैं, देख लेंगे, पहले कूद तो जाते हैं, गहरा पानी है, तैर लेंगे। उनके बारे में बात करते हैं। मैम, मैं जैसे मैंने आपको कई बार मेंटरिंग करते हुए देखा आपके अपने PSIR स्टूडेंट्स के साथ, तो एक क्वालिटी है जो मैं आपकी यहाँ पे सामने रखना चाहूँगा। बेसिकली इट्स द हाई टाइम। आप जैसे कल एक स्टूडेंट को बोल रही थी कि यार एकदम से आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ो, पहले धीरे धीरे आंसर लिखना सीख तो लो। एंड द वे यू वर टीचिंग दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जिनका प्रीलिम्स हो गया है और आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो आपको एक ऐसे सीनियर की, फैकल्टी की, मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको सही रास्ता बता दे। क्योंकि एक टर्म है मैम इकोनॉमिक्स का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो हाईएस्ट रिटर्न लेके जाओ, तो वो चार्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा मैम, राइट कोर्सेज, राइट पीपल, राइट गाइडेंस, तो 3R ये उनको पूरे करने हैं। करेक्ट। यहाँ पे एज आई सेड लास्ट, बच्चे को भी मैंने बताया कि भाई थोड़ा सा यू नो हड़बड़ी में यू डोंट ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ इट। धीरे धीरे यू लर्न हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल इन अ फ्यू डेज टाइम। वही आपको पेशेंस करना है अपने साथ। बट ऑप्शनल तो एक चीज है। व्हाट अबाउट दो जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बच्चा कभी सोचता भी नहीं है प्रीलिम्स के पहले, वो है एथिक्स और एसे। उसके बारे में क्या करें? मैम, एथिक्स और ऐसे एक ना मार्केट में मैं ये कहता हूँ बहुत बड़ा हवा भी बन जाता है। बट ये एक सच्चाई है कि एथिक्स इज अ बेस फॉर एसे। अगर आपने एथिक्स का फिलोसफिकली आपने उसको डील कर लिया, तो आपकी जो फिलोसफिकल एसे है, थॉट प्रोसेस एक जो होता है, एक आपको निकालना होता है आपके माइंड से, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है। एथिक्स के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि द सिलेबस नोज व्हाट टू डू एंड यू शुड नो व्हाट सिलेबस हैज़ टू डू। आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना है। सिलेबस की अगर आपकी टर्म्स का मतलब पता है, मैम एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत है। तो बेसिकली मेरा कंसर्न ये रहता है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो। कोई से भी आपके नोट्स हो, आपने कहीं से कोचिंग कर रखी हो, कोई सी बुक फॉलो की हो, कोई सा टीचर फॉलो किया हो, जिसका सबसे पतला नोट्स हो, अगर आपने कभी नहीं पढ़ रखा वो ले लीजिए। जिसका सबसे पतला मतलब बहुत लाइट हो, उसको पढ़ लीजिए। और एथिक्स इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दोस थिंग्स। अगेन आंसर राइटिंग पे जंप करना है। यहाँ पे अगेन एक चीज बोलूंगा, GS 1 2 3 का आंसर राइटिंग एक जैसा है और GS 4 का बिल्कुल डिफरेंट है। यू कैन नॉट से कि मैं GS 1 2 3 का आंसर लिख रहा हूँ तो GS 4 अच्छा लिखूंगा। आपने देखा होगा मार्कशीट्स में GS 1 2 3 पीपल आर स्कोरिंग आउट और फिर बोलते हैं आगे यार एथिक्स ऐसे ले डूबा। उसका रीजन क्या है? इंटरप्रिटेशन। सो इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट। बाकी पेपर्स में क्या है, आपको कंटेंट पता है तो आपको फिट इन करना है क्वेश्चन में। बट एथिक्स में सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। तो फॉर द सेम इट्स मोर अबाउट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाइल राइटिंग द एथिक्स। तो वहां पे फोकस करना है। और ये पता है कई बार, जैसे मैं आपको बताऊं मैम, एक TEDx स्पीकर है साइमन सिनेक, तो उनके एथिक्स के शॉर्ट्स जो होते हैं 1.5 मिनट से 3 मिनट्स के होते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब लीडरशिप पे एंड एथिकल शॉर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है मेरे मार्क्स एथिक्स में बहुत अच्छे हैं। इवन दिस ईयर सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, मार्गी 128, अंकित 125 एंड देन गुरकवल अगेन 120 प्लस, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन 120 प्लस। तो मैंने क्या नोटिस किया कि इट्स मोर अबाउट, वो जो मैं वीडियोस देखता रहता था ना, मेरे मुंह से वो निकल रहा है वाइल लेक्चर्स और वाइल डिस्कसिंग आंसर राइटिंग। तो जो ऑर्गेनिक आ रहा है मेरे अंदर से, इट इज रिप्लेसिंग द फ्लडेड कंटेंट ऑफ द मार्केट। तो वहां पे हमें फोकस करना है। करेक्ट। तो हाउ डू आई गेट दैट फोकस? यू जस्ट टॉक्ड अबाउट हमें वहाँ पे फोकस करना है, हमें ऑर्गेनिक तरीके से फोकस करना है। बट वो फोकस आएगा क्योंकि अभी सभी बच्चे जिनका नाम क्लियर हो गया, मतलब जिसका नाम है उसमें, दे आर क्लूलेस एंड दैट इज द प्रॉब्लम।
सबको जीएस पता है, ऑप्शनल पता है, एथिक्स ऐसे इज वेयर दे स्टार्ट हंटिंग कि अब क्या करना है। मैम अगेन क्योंकि टाइम बहुत कम है हाँ, आपके पास, that's the point. ओनली 75 70+ डेज, हाँ. लाइक इट्स 74 हाँ. अगर आज को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 73 मान के चलते हैं इफेक्टिव। तो अगर आप 73 72 डेज में आप देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ अकेले चलोगे तो रास्ता मुश्किल लगेगा। इट्स बेटर टू हैव अ राइट पीपल इन योर प्रिपरेशन साइकिल। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो मैं गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस कर रहा हूँ मैं हाँ. अपने, उसमें आई एम टीचिंग देम हाउ टू डिकोड द क्वेश्चंस। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कंटेंट हम भर रहे हैं कुछ, आपको कंटेंट है, आपके पास पुराने कंटेंट पे आपको भरोसा लगना पड़ेगा, वो इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की है वी आर डीलिंग विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 1-to-1 मेंटरशिप एज वेल। तो अगर आपको लग रहा है कुछ इशू है तो मेंटर से मिलिए ना, इजी होगा। तो यहाँ पे चार्ट आउट प्लान करने के लिए आप अकेले मत जाइए। अगर लग रहा है कि नहीं यार कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन दैट कैन बी अ केस मैम, तो हमें उनको भी एड्रेस कर देना चाहिए। मैं कहूँगा एक टॉपर कॉपी ले लीजिए, पहले एथिक्स पूरा पढ़ लीजिए, सपोज 5-6 दिन में पतले से नोट्स कवर हो जाते हैं। एक टॉपर कॉपी लीजिए, उसका क्वेश्चन देखिए एंड उस क्वेश्चन से आप देखो अच्छा हाँ मैंने पढ़ तो रखा है, वो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए। नाउ टॉपर कॉपी और अपनी कॉपी पैरेलल रख लीजिए, जस्ट ट्राई टू मैच अप। दैट्स ट्रू, बट इतना ये प्रोसेस जो है टॉपर्स कॉपी का मैंने देखा ये ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जैक्टली। तो if you can afford to do that, if your optional and GS is good to go, तब ये प्रोसीजर आप you can it's easy for you। वरना अभी टाइम को किस तरीके से एक ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर वाली चीज जो यूटिलिटेरियंस बात करते हैं ना कि भाई अभी मैक्सिमाइजेशन वाली टाइम है। हाँ यस मैम। अभी इट इज यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर गिविंग यूटिलाइजिंग एवरी सेकेंड टू इट्स मैक्सिमम। तो उसमें you need guided intervention, and whether it is your set of friends, whether it is mentors, whether it is faculty, it doesn't matter, but वो guided intervention जरूरी है at this point of time, correct? अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जब मेरे पास ये 70 odd days हैं, उसमें मैं कितना proportion किस में दूँ? And again I want to come back to essay because essay लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, बी थॉट प्रोसेस लगता है। सो इस पूरे 70 और डेज को मैं कैसे यूटिलाइज करूं? मैम अगर एक ब्रीफ प्लान मैं देना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शनल को वो गर्लफ्रेंड बनाओ जिससे आपकी शादी हो जाए। तो बेसिकली ऑप्शनल में आपको 300 मार्क्स स्कोर करना है। करेक्ट, वही रैंक आता है। हाँ। एग्जैक्टली। तो आपको वेरी फर्स्ट डे से लास्ट 73rd डे तक ऑप्शनल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एनी हाउ 3 to 4 आवर्स शुड बी देयर फॉर द ऑप्शनल, क्योंकि जीएस सबका कॉमन हो रहा होता है। आप देखना मेक और ब्रेक जो करती है ना रैंक, या तो ऑप्शनल या एसे या एथिक्स, फिर लास्ट में इंटरव्यू। बट यहाँ पे अभी हम मेंस में तो आपके हाथ में सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है जो चीज मेक और ब्रेक करवा सकती है, ऑप्शनल है, क्योंकि एथिक्स और एसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है, उसमें आपको मेहनत करनी है। ऑप्शनल में मेहनत करने पे रिजल्ट आएगा, ये हमको पता है। ठीक है, एथिक्स एसे में कई बार ऐसा लगता है मेहनत की डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, कुछ नहीं, बट ऑप्शनल में प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो ऑप्शनल आपको रेगुलर करना है। मैं एक स्ट्रेटजी में सजेस्ट करता हूँ आपको, जो अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ और मैंने खुद के टाइम पे इंप्लीमेंट की थी, कि अगर मैं मेंस दे रहा हूँ इसका मतलब मैं ऑप्शनल तो प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि अगर मैं ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं होता तो मैं मेंस नहीं मतलब प्रीलिम्स नहीं देता। एज सिंपल एज दैट। मतलब एक बार प्रिपेयर्ड का मतलब एक बार मेरी आंखों के आगे से चला गया है। ठीक है। सेकंड, एक बार जाने के बाद अगर मैं देखूंगा नहीं यार मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तब तो मैं क्रैश कोर्स की ओर चला जाऊंगा। अगर मेरे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मैं कहूंगा मैं कोई क्रैश कोर्स नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए टेस्ट सीरीज। अब मैम टेस्ट सीरीज पूरा करने का जो एक बेस्ट रूल होता है वो है डिसमेंटल द शेड्यूल। बेसिकली क्या होता है टेस्ट सीरीज में, टेस्ट 1 में यूनिट 1 का टेस्ट ले रहे हैं हम, बट आपको भी पता है मैम ऑप्शनल आप मेरे से ज्यादा समझते हैं आपका, यूनिट 2 जो है हमेशा यूनिट 1 से कुछ इंटरलिंकेजेस तो होंगी। जो अगर कोई बच्चा सिर्फ यूनिट 1 पढ़ के आपको आंसर दिखा देगा और एक बच्चा आता है जो यूनिट 2 और 3 के भी उसमें 2 एक एलिमेंट्स लिख के दे देगा, ऑब्वियसली आप उसको आधा नंबर तो ज्यादा दे दोगी। अब वो आधा आधा करते करते 20 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे मैम दोनों पेपर में। मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ कि ऑप्शनल में ना एक एवरेज बच्चा वो 6-7 मार्क्स ले आएगा। वो जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए ना 1-2 मार्क, वो आपके इंटरलिंकेजेस, एग्जाम्पल्स, क्लैरिटी से आता है। एग्जैक्टली राइट। ऑप्शनल इज ऑल अबाउट दैट एक्स्ट्रा 1 or 2 मार्क्स, दैट्स ऑलवेज बीन द गेम। बट कमिंग बैक, यस ऑप्शनल इज इंपॉर्टेंट, बट देन उसके बाद मैम नाउ अब मैं आऊंगा सबसे पहले एथिक्स पे। मेरा फोकस रहता है एथिक्स कंप्लीट कर लूं, क्योंकि एथिक्स के बेस के बिना मैं ऐसे शुरू नहीं कर सकता।
एथिक्स 10 days एंड आई विल बी इन द आंसर राइटिंग मोड। अगर मुझे आंसर राइटिंग नहीं भी आती तो विद इन मंथ वो कंट्रोल हो जाएगी, नो नीड टू बी वरीड। लेकिन विद इन द 10 days 11th डे से आप जीएस पढ़ना शुरू कर दो। अब मैम एक चीज समझनी पड़ेगी, जीएस 2 और 3 डायनेमिक है, जीएस 1 थोड़ा सा स्टैटिक है। आप देखोगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड देन सोसाइटी। तो सोसाइटी के अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखी है, तो उसी का एप्लीकेशन करना है। तो अगर आपने जीएस 2 और 3 की आंसर राइटिंग कर ली तो जीएस 1 की आंसर राइटिंग आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ओके, बस सोसाइटी फोकस करना है क्योंकि वर्ड हिस्ट्री फोकस करना है। तो मैं क्या करूंगा, सोसाइटी और वर्ड हिस्ट्री पहले करने की कोशिश करूंगा, और जीएस 1 मेरा क्योंकि ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। जीएस 3 के साइड पे मैं कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले, क्योंकि जीएस 3 और 2 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो करंट अफेयर्स होती है। करंट अफेयर्स की लिंकेजेस, करंट अफेयर्स के एप्लीकेशन जीएस 3 में मार्क्स दिलवाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 और 90s में जीएस 3 में स्कोर किया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 90s में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं जीएस 3 में। अब आप पूछोगे मैंने उनके साथ क्या किया, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा बेस हमेशा सॉलिड होता है, ऐसा नहीं है प्रीलिम्स कोई क्लियर कर रहा है उसे इकोनॉमी नहीं आता होगा, एनवायरनमेंट का बेसिक्स नहीं आता होगा, आपको लिंकेजेस पे ध्यान देने हैं। तो क्यों ना पहले करंट अफेयर्स कर लिया जाए। अब मेरे से कहते हैं कि सर वो जो कंपाइलेशंस आती हैं आप लोगों की वो तो बहुत बाद में आएगी कंपाइलेशंस, अभी कैसे करंट अफेयर्स करें। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, करंट अफेयर्स में डेटा ही तो अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है इंटरजनरेशनल पैरिटी, इंटरजनरेशनल इक्विटी, अब ये वर्ड्स तो पुरानी करंट अफेयर्स की मैगजीन में कंपाइलेशन में है, आप वो डालो ना, डेटा सप्लीमेंट कर लेना बाद में। तो ये वर्ड्स भी मिस हो रहे हैं एक्चुअली आपसे, तो कंटेंट एनरिचमेंट हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे पोस्ट 10 days ऑफ द एथिक्स ये साइमल्टेनियस प्रोसेस पेपर बाय पेपर चलो, और किसी भी पेपर को 10 दिन से ज्यादा मत दीजिए। क्यों? क्योंकि मैम अगर आपने 10 दिन से ज्यादा दिए तो सेकंड रिवीजन नहीं होगी, आपके पास 70 days है। सेकंड रिवीजन एग्जैक्टली 40 days एक बार सिलेबस आपके आंखों के आगे से चला जाना चाहिए। देन द नेक्स्ट 30 days 25 days मैं कहूंगा सेकंड रिवीजन चली जानी चाहिए। 65 डन, लास्ट के 5-7 days में थर्ड रिवीजन होनी चाहिए। दैट इज माय टेक ऑन इट। नाउ 3 रिविजन्स, आई एम श्योर यहाँ में बहुत सारे बच्चे होंगे वो बोलेंगे व्हाट, एक ही नहीं होता है और 3 करना है। बट नाउ कमिंग टू द राइटिंग मेंस, ये जो एक्सपीरियंस होता है इस पे थोड़ा सा मुझे फोकस करना है, क्योंकि मेंस लिखना ना एक बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस है। यू कांट इवन इमेजिन हाउ मेंटली एग्जॉस्टेड यू विल बिकम। और अभी अगर आप वो मेंटल एग्जॉशन लेके आओगे ना, उस जब एक हफ्ता एग्जाम लिखोगे, यू विल बी डेड टायर्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज पेस योरसेल्फ, राइट? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एक ऐसा जो मेंस का होता है, वहां पे आप सुबह शाम एग्जाम लिखोगे, राइट? Exactly. एंड देन यू हैव अ गैप एंड देन अगेन सुबह शाम। इट इज, your hands are going to ache, your brain is not going to work, you are going to be exhausted at a different point. True. वो एक्सपीरियंस जिसने दिया है, जिसने लिखा है, उसी को समझ में आता है कि भाई क्या है वो कुछ दिन। उसके लिए 2 तरीका है। एक है कि भाई यू आर इन द राइटिंग, हाथ क्रैम्प करता है, मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि हाथ क्रैम्प करता है, अभी से लिखना शुरू करो। एक वो है। दूसरा है डोंट overburn yourself, don't exhaust yourself to this point that जब एग्जाम देने जाओगे तब you are not able to deliver at that particular pitch. Right? So that is again a genuine point coming across, that you are not running a sprint. Prelims is a sprint. आप मैराथन भागने वाले हो। अब वहां पे you need that stamina. You really need to require that stamina. तो take care of yourself, health, sleep, everything out here. अब last point that I want to touch upon in this entire thing, because of course results are out right now and this is the time you're going to have कि अब क्या, अब और क्या। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है उत्कर्ष सर। now that I have a strategy, now that I know कि answer writing is important, what if I'm not sure about my content? Ma'am, only one thing that I will suggest here: you cannot generate new content for every subject. If it is just a single subject, मेरा GS3 ठीक नहीं है तो बात कर लेंगे, आप हम बता देंगे GS3 में क्या करना है, GS2 में क्या करना है, बट वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। अब कोई मेरे को ये नहीं कह सकता सर मेरा पॉलिटी ठीक नहीं है। भाई लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, हमारी श्री राम साइज की पॉलिटी की बुक है, वो पढ़ लो आप, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सेम चीज़ है, उसमें मतलब कुछ नया नहीं करना आप लोगों को। देन अगर
टोटली आउट है कंटेंट। तो रिलाई ऑन सम गुड टॉपर्स, लाइक देयर इज वन पर्सन मैम, आई वुड लाइक टू नेम हिम, रैंकर है ऋषिकेश रेड्डी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके नोट्स गोल्ड हैं। आई मेट दिस चैप एंड आई जस्ट सेड, भाई द गोल्ड यू हैव क्रिएटेड ना, you will be remembered till eternity from the aspirant community. So the day I discovered one word and I coined it, I will say myself, aspirant social responsibility. So I told, भाई तेरा rank आ गया, but you actually have fulfilled your aspirant social responsibility. True. अभी वही है जो कि शॉर्ट नोट्स हैं। Exactly. कई सारे एस्पिरेंट्स टॉपर्स जो है टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है सब, readily. हाँ, तो उसको एक बार अगर आप गो थ्रू करो, वेर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन नोट्स, Exactly. दैट इज वेर यू हैव टू गो टू। और मैम एक चीज और हाँ. इसमें इंटरवीन करूंगा, जो आपके सिलेबस हैं और जो आपके पीवाईक्यूज हैं, इन दोनों को मिक्सअप करके नोट्स बना लो। जितने पीवाईक्यूज आए हैं सिर्फ उतनी थीम कवर कर लो जो बाकी कोचिंग मटेरियल में या अदर के पास एक्स्ट्रा है। डोंट गो फॉर इट, जस्ट थोड़ा सा करके लीव इट। एंड एनी लास्ट टिप्स? लास्ट टिप तो मैम, सिंस आई विल बी सेइंग टू थिंग्स, फर्स्ट कैटेगरी जिनका आज नहीं हुआ है उनको आई विल बी सजेस्टिंग कि कोई डिसीजन आज नहीं लेना, जस्ट बी इन द टॉकेटिव स्टेज। एग्जाम देना है नहीं देना, व्हाटएवर इज कमिंग इन योर माइंड, 4-5 डेज शांति से बैठो, ठीक है? हम यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं, आ जाओ, मिल लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, जिनका हो गया है इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे ना यार, पढ़ो, सिंपल है। अगर अब नहीं करोगे तो अब करोगे, आप नहीं करोगे तो कोई और कर रहा है, वो इंटरव्यू देगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये याद रखना, ये एग्जाम ब्रूटल है। एक रियलिटी ये है कि आप किसी भी स्टेज में फेल करते हो तो उस स्टेज से शुरू नहीं करोगे, दोबारा प्रीलिम्स, एंड यू नेवर नो प्रीलिम्स के आंसर की क्या आने वाली है, यू नेवर नो प्रीलिम्स कैसा होने वाला है। तो कंसीडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब करना चाहिए, इसको क्राइसिस मत बनाओ। दैट्स ऑल आई विल से। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से, जो बच्चे फेंस सिटर्स थे, जो कि वो 1-2 मार्क्स के लिए अनडिसाइडेड थे कि हम जा रहे हैं इस पार या उस पार, उनके लिए अगर आप क्रॉस कर गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने नहीं क्रॉस किया है, नाउ इज द टाइम टू कन्वर्ट that 1 or 2 marks into surety. Get back to the drawing board. It always is going back to the drawing board. चलिए इसी के साथ let me wrap up this session. Thank you so much for listening to us today. We'll see you in the next session. Till the next time, bye.